ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, किसी भी तरीके के शैतानी नहीं कर रहे हो पढ़ाई के साथ, है ना। तो बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको लास्ट राउंड पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहा था, है ना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रोसेस था, उन सारे प्रोसेस को हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, यानी कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया, इसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ देखेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आज दी एंड कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बोर थ्योरी, ठीक है। तो चलो पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं, पॉइंट्स को अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझना शुरू करते हैं। क्या कहता है पॉइंट, पहला बात यह है कि आइंस्टाइन कंसीडर लाइट एनर्जी टू बी डिसकंटीन्यूअस। अब आइंस्टाइन ने क्या किया बेटा, लाइट देखो, आइंस्टाइन क्या कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। आइंस्टीन जो थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही एक्सप्लेन करने आए थे। इस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइट एनर्जी को क्या माना, डिसकंटीन्यूअस। जो मैंने कल बात आपको पढ़ाई थी वही बात आइंस्टीन ने माना था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। लाइट कंटिन्यूअस नहीं था, डिसकंटीन्यूअस था। कहां के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्होंने ये बात बोली, ठीक है। अगली बात ध्यान देना, अगली बात ध्यान देना, क्या बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई का मतलब, पीईई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। याद करो, मैं कल वहां पे एच न्यू का एग्जांपल लेके बता रहा था ना कि फ्रीक्वेंसी को बदलने से एनर्जी में चेंज आ रहा था। कैसे, E इक्वल टू एच न्यू, ये कहां से आया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही तो आया था। तो वही बात बस बेटा मैं आपको समझा रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से समझाया था। कोई इसमें समस्या, इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम, आई होप यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगली बात क्या, when photon of incident light which is associated with an energy equal to h nu, ठीक है, strike the metal surface, the photon completely absorbed by the surface and transfer its energy to an electron on the surface। ये समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगर इस बात को आप समझ गए, इसका मतलब खेला खत्म, मजा आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको करो आप मार्क, स्टार मार्क करो इसको। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आओ समझाता हूं, आओ समझाता हूं इंपॉर्टेंट कैसे। समझो, उन्होंने क्या बताया कि ये सपोज करो हमारे पास सरफेस है, लेट से कि ये हमारा मेटल का सरफेस है। हाँ सर, मेटल के सरफेस पे क्या होगा, एटम्स प्रेजेंट होगा कि नहीं, मेटल के अंदर भी एटम प्रेजेंट होगा, मेटल के सरफेस पे भी एटम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, अरे मुंह खोलो भाई, मैं सुन रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे इस तरीके से एटम सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, बहुत अच्छी बात है। यहां पर दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उन दोनों चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखना, इन दोनों चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। पहली बात क्या है कि ये लो हमारे पास फोटोन गिरा, लेट से इस फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, सरफेस पर फोटोन स्ट्राइक किया, सरफेस पर फोटोन ने स्ट्राइक किया, मान लिया इस फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा, एच न्यू, इस फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। अब होगा क्या कि ये जो फोटोन सरफेस पे स्ट्राइक किया है बेटा, इस फोटोन को ये जो सरफेस है क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, पूरी तरीके से अच्छे से इसको क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सर इससे क्या फायदा हुआ, समझा रहा हूं, क्यों इतना बेकरार हो, समझो। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो एटम्स हैं, सरफेस पे बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, हाँ सर। तो ये जो बेटा एटम्स हैं, क्या इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या, हाँ सर। सरफेस पर जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, मींस जो फोटोन है वो एटम के पास गया, सरफेस पे बहुत सारे एटम ही तो बिखरे पड़े हैं, तो सरफेस पे जब फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब फोटोन किसके पास जा रहा है, एटम के पास जा रहा है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, सर बिल्कुल। यानी कि यहां पे फोटोन एटम्स के पास पहुंच गया। एटम्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एटम्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही ये फोटोन, जैसे ही बेटा ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है,
जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है उस केस में क्या होता है, फोटोन लूजेज इट्स एनर्जी कंप्लीटली, है ना। जो फोटोन होता है अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से लूज कर देता है, और ये जो एनर्जी बेटा फोटोन ने लूज करी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, उस एनर्जी को गेन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो वही बात हो गई कि एनर्जी लूज बाय फोटोन कंप्लीटली gain by completely gain by the क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया। जैसे ही फोटोन सरफेस पर पड़ता है, जैसे ही फोटोन मेटल के सरफेस पे पड़ता है, फोटोन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहने इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस पर एटम प्रेजेंट हैं वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही एटम्स ने उन फोटोन को एब्जॉर्ब किया, होगा क्या, होगा क्या, वो फोटोन की एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। देखो इस तरीके से लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, इस तरीके से लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। हाँ सर, तो जैसे ही फोटोन सरफेस पर एब्जॉर्ब हुआ, उस फोटोन की एनर्जी किसके पास चली जाएगी, सर इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी। अब समझो बात को, फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास गया, फोटोन सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब फोटोन एटम के अंदर आ गया। अब एटम के अंदर जैसे ही फोटोन आया, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो जाके उस फोटोन से कोलाइड करेगा। समझ पा रहे बात को, सरफेस पर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब क्या, जो फोटोन है वो एटम के पास आ गया। एटम के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हाँ या ना बोलो, यस सर। जैसे ही फोटोन एटम के पास आया, कहीं ना कहीं रिवॉल्विंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो उस फोटोन से कोलाइड करेगा। जैसे ही फोटोन से इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन किया, फोटोन अपनी एनर्जी पूरी तरीके से लूज कर देगा, और एनर्जी जैसे ही फोटोन ने पूरी तरीके से लूज किया, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके सरफेस से बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो आप पहले इनको अच्छे से नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग इसको और एक स्टेप डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। इसके थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने को प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इन सारी बातों को नोट डाउन करो बेटा। तो चलो बेटा, अब हम लोग इन पॉइंट्स को समझते हैं। ये पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट है, यानी कि इन पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे और उन फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, तो आप इन पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली सुनना, क्योंकि ये पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होंगे आपके, ठीक है। तो और समझते हैं सर ये पॉइंट्स कहते क्या हैं। क्या कहता है बेटा कि सम पोर्शन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu इज यूज्ड अप in removing the electron from the metal surface by overcoming the attraction between the electron and the nucleus, and the remaining portion of the energy provides the kinetic energy to the emitted electron। ठीक है, स्टेटमेंट देख लिया आपने। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो सारी बातें हैं इंग्लिश में तो आप भी समझ चुके होंगे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, गणित लगाते हैं यहाँ पे। क्या क्या गणित लगाना है सर, सबसे पहली बात सुनो, सबसे पहली बात सुनो, ये हमारा एटम है, यस सर। ये एटम का क्या हो गया सर, ये हमारे एटम का हो गया न्यूक्लियस। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर ये हो गया हमारा एटम, एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया एटम का सेल। इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन जो हो गया बेटा हमारा नेगेटिवली चार्ज, और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज। ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है सर, ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ सर। क्या इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होगा कि नहीं बेटा, बताओ ध्यान से,
सर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। ठीक, अच्छी बात है। अगली बात, फोटोन कौन सा एब्जॉर्ब होगा बेटा? फोटोन हमेशा वही एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी है ना, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो न्यू नॉट से अधिक है। मतलब वही मैंने कल क्या बताया था कि वही फोटोन एब्जॉर्ब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी, वही फोटोन एब्जॉर्ब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी या फिर जिसका एनर्जी इनफ हो इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल से बाहर निकालने के लिए। समझ में आया? बता रखा हूं ना कि वही फोटोन हमेशा एब्जॉर्ब होगा जिसका एनर्जी इनफ हो इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल से बाहर निकालने के लिए। हां सर। अब फिर मैंने ये बताया था, फिर मैंने आपको एक बात बताया था कि वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी बता रखा था कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को, जो कि रिक्वायर्ड होती है ताकि इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाला जा सके, है ना। तो फोटोन कौन सा एब्जॉर्ब होगा? वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर हो या तो उससे अधिक हो। ठीक है, यस सर। और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई या फिर उससे अधिक हुई तो एनर्जी भी तो या तो ये जो हमारा अट्रैक्शन वाला एनर्जी उसके बराबर हो गया उससे अधिक होगा। नहीं समझे बात को? मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था बेटा कि कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा? वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी या तो न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो बड़ी हो या तो इसके बराबर हो, वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा। समझ पा रहे हो बात को? हाँ सर। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है या उसके बराबर है, इसका मतलब उसका जो एनर्जी है, एनर्जी एचनी हुई तो होता है, वो भी तो इससे बड़ा या बराबर होगा। एच तो कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है या फिर बराबर है, इट मींस जो एनर्जी होगा फोटोन का वो भी तो इस एनर्जी से बड़ा होगा या बराबर होगा। बोलो। हाँ सर। अब बेटा ये जो एनर्जी है एच न्यू नॉट, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। या तो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो या फिर इसको वर्क फंक्शन कह लो। क्या ये बात समझ में आया? वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिस फोटोन का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक हो या फिर उसके बराबर हो। समझ में आया ये बात? ये सर बिल्कुल समझ में आया ये बात। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सर? बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर है। ठीक। अब समझो सर, ये वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एनर्जी है जो ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी डेवलप हो रही है ये क्या है? हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। तो अगर हमारी एनर्जी बेटा इस एनर्जी से ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? अगर हमारी ये वाली एनर्जी जो है फोटोन की वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल से बाहर निकाल पाएगा। हाँ या ना बोलो? यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अच्छा, आगे की बात समझो। ठीक, चलो मैंने ये मान लिया कि जो हमारी एनर्जी है किसकी? फोटोन की। जो हमारी एनर्जी है किसकी? फोटोन की, वो ज्यादा है किससे? W मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से ये एनर्जी ज्यादा है। हाँ सर, ठीक है। तो सर समझाना क्या चाह रहे हो? समझाता हूं। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं कितना ज्यादा है। मैंने तुमको ये बता दिया कि जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। हाँ सर।
अब स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है कि पहले अगर देखो ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो पहले ये एनर्जी किस काम में रिक्वायर होगा, पहले ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, पहले जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। समझ पा रहे बात को? अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये एनर्जी पहले किस काम में कंज्यूम होगा, सर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में कंज्यूम होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, एटम से बाहर निकालने में, मेटल सरफेस से बाहर निकालने में कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी? तो तुम बोलोगे कि सर इसके बराबर खर्च हुई होगी। अच्छा, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि हमारे पास टोटल एनर्जी थी ईपी, एनर्जी ऑफ फोटोन टोटल इतना था, खर्च कितना हो गया? तुम बोलोगे सर डब्ल्यू, इतना खर्च हो गया, बचा कितना? तुम बोलोगे सर इन दोनों को चुपचाप माइनस कर दो, इन दोनों को चुपचाप माइनस कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना एनर्जी बचा। अब W के बराबर एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया। हाँ सर, टोटल एनर्जी हमारे पास इतना था, बचा कितना? ये। तो जो बेटा ये एनर्जी बचा ना, यही क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे हो बात को? यही क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हाँ सर। ईपी को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? ईपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच न्यू, एच न्यू, यस सर। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा? एच इंटू न्यू नॉट, एच इंटू न्यू नॉट, यस सर। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? मैं फिर से सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जो हमारे मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के पास एटम्स होंगे, यस सर। एटम्स के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। ये अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? सर यही हमारे वर्क फंक्शन के बराबर होगा। कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा? वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ी हो। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी होता है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी होता है, वो मिनिमम एनर्जी होता है जो कि हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। ये हो गया वर्क फंक्शन। ठीक है, समझ पा रहे बात को? यस सर। दूसरे टर्म में समझना चाहो तो क्या, हम हमेशा वही फ्रीक्वेंसी की, उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी होगा फोटोन का एच न्यू, वो भी तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले एनर्जी के फोटोन से अधिक होगा। ये समझे बात को? इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगा एच न्यू नॉट, और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगा एच न्यू, क्या ये एच न्यू इस एच न्यू नॉट से अधिक नहीं होगा? यस सर। यानी कि वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसका एनर्जी एच न्यू नॉट के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा हो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात क्या है? अगली बात क्या है बेटा कि जब मैंने मान लो कोई एक ऐसी एनर्जी दे दी, मान लिया मैंने कि कोई मैंने ऐसा एनर्जी दे दिया जो एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ा है। सर वर्क फंक्शन क्या है? यही एच न्यू नॉट, यही क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? वर्क फंक्शन। मैंने ऐसा कोई एनर्जी दे दिया जिसकी वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने में कितनी एनर्जी खर्च होगी? सर इस W के बराबर एनर्जी खर्च होगी। तो जब एनर्जी W के बराबर खर्च हो गई तो बचेगी कितनी? सर EP में से, यानी कि टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन वाले एनर्जी को माइनस कर दो। तो जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी किस काम में आएगी? वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जो एनर्जी रिमेन रह गई, जो एनर्जी खर्च नहीं हुई, वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यस सर। अब मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं बेटा? ईपी यानी कि टोटल एनर्जी को क्या लिख देंगे हम लोग? एच न्यू।
टोटल एनर्जी को एच न्यू लिख देंगे ना, क्यों? हम लोगों ने न्यू फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन लिया था। सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और डब्ल्यू को क्या लिखेंगे बेटा? एच न्यू नॉट। क्या लिखेंगे? एच न्यू नॉट इक्वल टू जो एनर्जी बची वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी बची ना, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ mv²। क्या लिखेंगे? हाफ mv²। क्या ये फॉर्मूले आपको क्लियर हुए? और क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? क्या था स्टेटमेंट? क्या था स्टेटमेंट? कि जो फोटोन हम लोग देंगे मेटल सरफेस पे, जिस फोटोन को स्ट्राइक करवाएंगे उस फोटोन का कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगा, और जो एनर्जी बच गया वो एनर्जी क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या सारी बातें क्लियर हैं आपको? यहां पर आपको कोई दिक्कत, यहां पर आपको कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। तो बेटा जल्दी से आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो, फिर इसी फॉर्मूले के 3-4 पार्ट और करते हैं हम लोग। जल्दी लिखो बेटा। हाँ जी, तो आपने नोट कर लिया तो चलो ठीक है। अगर आपने उस बातों को नोट कर लिया तो हम लोग आगे की बातें समझते हैं। आगे की बातों में क्या है कि बेसिकली मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको बता दिया कि जो हमने जिस फोटोन की एनर्जी दी थी, मान लो हमने एच न्यू एनर्जी का फोटोन दिया था, तो बेटा एच न्यू जो एनर्जी है, एच न्यू नॉट जो एनर्जी है, वो एनर्जी फोटोन को इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में यूज हो जाएगा। लेट्स से कि हमारा सरफेस है, सरफेस में हमारे एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो एच न्यू नॉट की एनर्जी है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज हो जाएंगे। और ये देखो मेन एनर्जी है, ये ई किसके बराबर है? ये ई जो है हमारा एच न्यू के बराबर है। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और एच न्यू नॉट की एनर्जी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। और बची कितनी एनर्जी? बची जो एनर्जी बच गई, जो एनर्जी बच गई, हमने एच न्यू एनर्जी का फोटोन दिया जिसमें से एच न्यू नॉट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई, और जो एनर्जी बची वो एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें आपको समझ में आई? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल समझ में आ गई है सर, इसमें कुछ समझने का था ही नहीं। कॉमन सेंस, बहुत अच्छी बात है कॉमन सेंस। तो बेटा अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना? E इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो एच न्यू नॉट है इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को कुछ लोग W लिखते हैं और कुछ लोग W नॉट लिख देते हैं। एक ही बात है, समझ गए बात को? कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज लिख दो। और क्या बात है वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात में क्या बात है कि जो हमारा एच न्यू नॉट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। और ये जो हमारे पास न्यू नॉट है इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग, इस न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? सर बिल्कुल क्लियर हैं सर, बिल्कुल क्लियर है। और आपको जान के और खुशी होगी कि जो हमारे पास वर्क फंक्शन है बेटा, इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क फंक्शन को कुछ लोग डब्ल्यू नॉट भी लिखते हैं, कुछ लोग डब्ल्यू लिखते हैं। आपका जो मन आप लिखो, ठीक है? समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो इतनी सारी बातें क्लियर है क्या? इतनी सारी बातें क्लियर है क्या? यस सर। सर यहां पर आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन को W के फॉर्म में लिख दिया, एच न्यू नॉट के फॉर्म में लिख दिया। सर क्या कोई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होता है? बिल्कुल सही बेटा, होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होता है। सर क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? जो बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है बेटा, उसको हम लोग लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू अरे मिट जा भाई, E इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC अपॉन लैम्डा नॉट। क्या हो जाएगा? HC अपॉन लैम्डा नॉट माइनस प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा देखो, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, E इक्वल टू
एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक बात है, सारी बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखो देखो, आप एक बात समझो, आप एक बात समझो, वो फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, वो फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, उस फोटोन का एक कोई वेवलेंथ भी तो होगा। अरे भाई, हर एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? हर एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग अपनी एक वेवलेंथ, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई, बताओ बच्चों। सर बिल्कुल होगी, सर बिल्कुल होगी। तो वो फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, उसके वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा नॉट। और उसी वेवलेंथ को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं, उसी वेवलेंथ को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। बेटा, लाइट को हम लोग पार्टिकल मान रहे हैं, पार्टिकल्स में फोटोन है, तो हर एक फोटोन के रिगार्डिंग एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स वेवलेंथ होगी। यस सर। तो वो फ्रीक्वेंसी जो न्यू नॉट के बराबर है, या वो फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अपना एक वेवलेंथ भी होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो वो वेवलेंथ कितना होगा? सर लैम्डा नॉट होगा। क्या होगा? लैम्डा नॉट होगा। तो क्या ये सारे फॉर्मूले समझ में आए आपको? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान सी बातें हैं। अब अगली बात ये बेटा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच न्यू नॉट प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर एच न्यू नॉट प्लस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि एनर्जी की बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी को और डेफिनेशंस को देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर सीधे ग्राफ के प्लॉटिंग पर आते हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? आई होप कि क्लियर होंगी। देखो, आसान सी बातें हैं, समझ लो भाई, आसान सी बातें हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जल्दी नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो बच्चों। तो चलो बेटा, आगे की बातें समझते हैं। आगे की बातें क्या है कि कुछ और स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ को समझना। और ग्राफ को समझने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दी एंड कर देंगे, फिर आ जाएंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी पे, यानी कि बोहर मॉडल को समझेंगे। अब बोहर मॉडल को समझने के बाद समझेंगे डुअल नेचर, यानी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जैसा ही कंप्लीट होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करना है, फिर वहां पे हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्वांटम नंबर्स के बारे में क्वांटम थ्योरी देखेंगे। और क्वांटम थ्योरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हुए चैप्टर का दी एंड कर देंगे। यानी कि मोटा मोटा 4 से 5 टॉपिक बचे हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग कोर फिजिक्स में आ चुके हैं, और क्वांटम फिजिक्स वन ऑफ द एक अच्छा खासा डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है फिजिक्स में। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा, आसान सी बातें हमें पढ़नी है, लिमिटेड बातें पढ़नी है, और लिमिटेड बातों पे, इन लिमिटेड बातों पे बेस्ड जो कैलकुलेशंस हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको देखना है, समझना है, चैप्टर को खत्म कर देना है। तो आप ध्यान से बातों को समझो। क्या है, अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातों को आपको समझाया वो बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब कुछ और अच्छी बातों को देखते हैं ना यार। आओ। इलेक्ट्रॉन्स ओनली इमिटेड इफ न्यू मतलब एनर्जी, न्यू मत मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। यानी कि जो फोटोन हम लोग दे रहे हैं, या जो फोटोन मेटल पर स्ट्राइक करवा रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा, तो एनर्जी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा। या फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ, तो एनर्जी भी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है ये बात नॉर्मल सी बेसिक सी है, समझ में आ रहा है, आपने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बेटा, जो हमारे पास एच न्यू नॉट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग या तो वर्क फंक्शन कहते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या फिर कट ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पक्की बात है? तो बिल्कुल पक्की बात है। तो सर अब एक काम करो ना, आप इसकी डेफिनेशन भी बता दो, कि अगर एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में लिखने को आ गया कि डिफाइन वर्क फंक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो बेटा उसमें ये लिखना है, द वर्क फंक्शन क्या है? द वर्क टू बी डन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ 0 वेलोसिटी, thus कन्वर्ट इट इनटू फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि वो
वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल रही है विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी वाले फोटोन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। फिर से बता रहा हूं कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल रही है विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल रही है, या फिर वो वर्क जो हमें करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकले विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। समझो, वो वर्क जो हमें करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकले विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकला, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वो इलेक्ट्रॉन अब फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फोटॉन्स की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है ना बेटा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो फोटोन की हेल्प से बाहर आया है ना। हाँ सर, यानी कि फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इस वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी बात थी। ठीक है, अगला बात देखो, फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस, फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस द वैल्यू ऑफ W नॉट, W नॉट मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को कई लोग W लिखते हैं, कई लोग W नॉट लिखते हैं, और कई लोग फाई नॉट लिखते हैं। तो हम लोग फाई नॉट लिखेंगे, ज्यादातर केस में फाई नॉट का यूज करेंगे। तो फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस द वैल्यू ऑफ W नॉट विल बी डिफरेंट, यानी कि अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो क्या मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दूं, hence value of W naught is metal dependent। बताओ, इसका मतलब वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेटल डिपेंडेंट होगी। मेटल बदलो, वर्क फंक्शन की वैल्यू बदल गई, सिंपल सी बात। सर बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात देखो, इफ H nu मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर हो गया मेरे बच्चे, उस केस में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विथ जीरो वेलोसिटी, हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बेटा, वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। एक सेकेंड बेटा, हाँ, आई होप कि अभी आपको सारी चीजें ठीक से दिखाई दे रही होंगी। ओके जी, तो क्या बोल रहा था कि अगर H nu यानी कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर हुआ, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको मैं चाहूं तो प्रूफ भी कर देता हूं। इस पॉइंट का प्रूफ मैं यहां देता हूं, है ना, इस पॉइंट का प्रूफ मैं यहां देता हूं। सर कैसे दोगे? सर कैसे दोगे? देखो, मैंने क्या बताया था, E माइनस H nu इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, E माइनस H nu नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बताया था कि नहीं बताया था? सर बिल्कुल। E क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब देखो, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? H nu। अगर ये H nu की वैल्यू H nu नॉट हो गई, अगर इस H nu की वैल्यू H nu नॉट के बराबर हो गई, पॉइंट का मतलब तो यही हुआ ना कि H nu इक्वल टू W नॉट। ये जो W नॉट को हम लोग H nu नॉट तो लिख सकते हैं, W नॉट को हम लोग H nu नॉट ही तो लिखते हैं। यस सर, बिल्कुल लिखते हैं। तो अगर इस H nu की वैल्यू H nu नॉट के बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H nu, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ बेसिकली ये हुआ था कि रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, बट अपने आप होते होते रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गया था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से क्या स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है, समझते हैं बेटा बात को। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था कि अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना कि, चलिए पहले एक सेकंड रुक जाइए, मैं चीज़ों को ठीक से लिख दूं, है ना। ठीक, क्या था? द वर्क टू बी डन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ जीरो वेलोसिटी एंड दस कन्वर्टेड इट इनटू फोटो इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन बेटा वो वर्क होता है जो कि हमें करना पड़ता है ना। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। सर इसको और अच्छे से समझाओ। देखो ये मेटल सरफेस है, ठीक है। हाँ सर, इस मेटल सरफेस से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हमें इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें एक ऐसा फोटोन देना पड़ेगा जिसकी जो एनर्जी हो वो वर्क फंक्शन के बराबर हो, ठीक है। अब वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन बेसिकली वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी फोटॉन्स की जो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये बात आपको समझ में आया? ये बात समझ में आया? यानी कि वर्क फंक्शन से अगर कम की एनर्जी आपने दिया, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला अगर आपने फोटोन दिया तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन शो नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। और वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी वाले फोटोन को अगर आपने दिया, वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी वाले फोटोन को अगर आपने दिया, उस केस में क्या फायदा होगा बेटा? उस केस में फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा मेटल से, बट उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। और सर वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? मान लो आपने hν एनर्जी का फोटोन दिया, उसमें से hν0 की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में खर्च हो गई। हाँ सर, और जो एनर्जी बची hν माइनस hν0, जो एनर्जी बची वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। सारी बातें बता चुका हूं। अब वर्क फंक्शन क्या है? जो hν0 है वही वर्क फंक्शन है। उसको डिफाइन कैसे करोगे? वो मिनिमम एनर्जी या वो वर्क जो कि हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अब इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं। और अच्छे से क्या समझोगे इसको मैं और बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं आपको। वो बेहतरीन तरीका क्या है कि लेट से यहां पे मैं देखो इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं ना, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। क्या है सर वो स्टेटमेंट? ओके, थोड़ी सी गलती हो गई, चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं शायद इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा था बट मैं यहां पर आ गया, ठीक है। ठीक है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, दोनों को इसको समझाऊंगा ये अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको समझाऊंगा ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या सर? लेट से इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या फिर 10 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड थी। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए 10 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड थी और हमने जो एनर्जी दी ये क्या था? ये एनर्जी रिक्वायर्ड था। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब क्या? इतनी एनर्जी मिल जाए अगर मेटल सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। हाँ सर, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस सर। और हमने जो एनर्जी दी वो भी कितना दिया? 10 जूल। हमने जिस एनर्जी वाले फोटोन का स्ट्राइक करवाया उन फोटॉन्स की भी एनर्जी 10 जूल थी। ये क्या है? एनर्जी गिवन। क्या ये बात समझ में आई? सर बिल्कुल ये बात भी समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि hν माइनस hν0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक बात है। यस सर। hν की वैल्यू जो hν मतलब वो एनर्जी जो कि हम लोग दे रहे हैं सर 10 जूल। कितना हो गया ये? 10 जूल। hν0 मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी कितना हो जाएगा भैया? वो भी हो जाएगा -10 जूल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आ गया सर? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो निकल के आ गया। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो निकल के आ गया। समझ में आया? तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम वर्क है या फिर वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। यानी कि वर्क फंक्शन से कम की एनर्जी अगर आपने दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी दिया, मान लो कि hν की वैल्यू अगर अधिक होती तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कुछ बचता, हाँ, यानी कि हमको काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू मिल जाती। अगर मान लो कि वही मैंने क्या कर दिया होता, मैं बस वही बता रहा हूं, अगर मैंने 12 कर दिया होता
एच न्यू की वैल्यू 12 जूल ले लिया होता, उस केस में क्या होता, 12 माइनस 10 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाती। समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो वर्क फंक्शन क्या है, आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ पड़ गया होगा। आगे देखते हैं। इफ एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, वही चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी हम लोग फोटोन, जिस एनर्जी वाले फोटोन को हम लोग बम्बार्ड करा रहे हैं, जिस एनर्जी वाले फोटोन को हम लोग स्ट्राइक करवा रहे हैं मेटल सरफेस पे, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, उस केस में द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विथ जीरो वेलोसिटी एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। समझ में आ गया बात? यहां पर मैंने क्या प्रूफ किया था कि अगर वर्क फंक्शन और एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर हो गए, उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। क्यों? अरे वेलोसिटी तो तभी आती है जब एक काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट हो। अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी। हाँ सर, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जाएगी। ठीक बात है? यस सर। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो गया। कोई दिक्कत? क्या ये बात भी आपको पल्ले पड़ गया? ये बात भी आपको समझ में आ गया क्या? सर बिल्कुल आ गया। इसमें क्या समझने की बात थी? इफ न्यू मतलब वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ, उस केस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। उस केस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो पहले आप इन सारी बातों को लिख लो या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग कुछ और बातों को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि whenever there is interaction between photon and electron, है ना, फोटोन लूजेस इट्स कंप्लीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी कि जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा इंटरेक्शन होगा, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उस केस में फोटोन अपनी पूरी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मतलब जो फोटोन है वो अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये बातें क्लियर है? चलो आसान सी थ्योरी वाली बातें पढ़ लेते हैं। फॉर वन फोटोन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन के लिए जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगा। सिमिलरली अगर n फोटोन है तो उसके लिए एनर्जी कितना हो जाएगा? एक फोटोन के लिए एनर्जी अगर h न्यू है, वन फोटोन के लिए एनर्जी अगर h न्यू है, तो n फोटोन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? NH न्यू। क्या हो जाएगा? NH न्यू। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी यार, आसान सी बातें चल रही हैं। अगला बात क्या कहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है? The minimum frequency of the incident radiation that can eject electron from the given metal surface। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने बताया था मिनिमम एनर्जी ना, वैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकता है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे बाहर निकाल सकता है? बेटा अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, यानी कि मान लिया कि ये न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच न्यू नॉट। यानी कि एच न्यू नॉट की एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। इसको दूसरे तरीके से समझो, इसको दूसरे तरीके से समझो। क्या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है बेटा कि जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होगी, यानी कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तभी फोटोन के पास उतनी एनर्जी आएगी कि मेटल को, कि वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल पाए। फिर से बता रहा हूं, जब भी फोटोन की एनर्जी न्यू नॉट के बराबर होगी, जब फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो बेटा, जब फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, उसी केस में फोटोन के पास इतनी एनर्जी आ पाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी मैंने समझा दिया। अब आओ कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं, आइडिया आपको लग चुका होगा, बट अब सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख लेते हैं यहां पे। सर क्या है फॉर्मूला, क्या लिखना है बताता हूं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी गिव्स आउट द काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टीन के स्टेटमेंट से हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। आइंस्टीन के स्टेटमेंट से हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन में से अगर हम लोग
थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस सर। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि H, इन दोनों में H कॉमन है तो मैंने H कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट गिव्स आउट हाफ mv स्क्वायर। पहला आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन का पहला फार्मूला, ये फर्स्ट। दूसरा फार्मूला समझते हैं बेटा, क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला समझते हैं। सर दूसरा फार्मूला क्या है, इस पोर्शन को उधर लेके चले जाओ, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या समस्या होगी, अच्छी बात है बेटा, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो अच्छी बात है। इसको दिया हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, इसको तीसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको तीसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन। एच न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डब्ल्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर लिख लो या फिर काइनेटिक एनर्जी एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा फार्मूला, क्या ये बातें भी क्लियर हुई, क्या ये बातें भी क्लियर हुई, हाँ सर। तीसरा फार्मूला हमें ये भी पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा भी होता है, पता है कि नहीं, हाँ सर। तो अब इस फॉर्म में हम लोग फार्मूले को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एच न्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एच न्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू की जगह पे हम लोग एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको हम लोग एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं, सर बिल्कुल लिख सकते हो। एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। सिंपल, हाँ बताओ, सिंपल सी बात है ना, mv स्क्वायर। क्या, अच्छा ये फोर्थ है ना, क्या ये बातें भी क्लियर हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सारे फार्मूले आपको क्लियर हुए क्या, इन सभी में से कोई भी एक फार्मूला आप पकड़ दो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इन सभी में से कोई भी एक फार्मूला आप पकड़ दो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पक्का। सर ये काम कैसे कर दिया आपने, सर ये काम कैसे कर दिया आपने, आओ देखते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू एच न्यू, और हम लोगों ने ये भी पढ़ दिया था कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, पढ़ लिया था ना। यस सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच और न्यू की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, सी अपॉन में लैम्डा, वहां से आया था ये चीज। ये भी तो एक तरह की एनर्जी ही है, वर्क फंक्शन भी तो एक तरह का एनर्जी हुआ ना, वर्क फंक्शन भी तो एक तरह का एनर्जी ही है ना सर। कैसे है, अरे वर्क मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो सारी बातें बता रखा हूं, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप जल्दी से आप इनको नोट डाउन करो, एक दो पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे आते हैं। जल्दी करो बेटा नोट, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, तो आओ हम लोग इन पॉइंट्स को समझते हैं और इन पॉइंट्स को समझने के बाद ग्राफ पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, हमारे लास्ट पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं इनको क्या कहना चाहते हैं। क्या कि ओनली दोज मेटल विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच हैज लो वर्क फंक्शन। ठीक है, वही मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे जिनका वर्क फंक्शन लो है, मतलब वर्क फंक्शन जिसका हाई है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम शो करेंगे। सर कैसे, अरे भाई जिसका वर्क फंक्शन हाई है, वर्क फंक्शन मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वर्क फंक्शन हाई है, इसका मतलब हाई एनर्जी वाले फोटोन को हमें उस पर स्ट्राइक कराना होगा, और हाई एनर्जी के फोटोन को ढूंढना हमारे लिए फिर एक मुश्किल टास्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो वो मेटल जिसका वर्क फंक्शन बहुत ही अधिक है, बहुत ज़्यादा है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है कि शो ना करे, हो सकता है कि शो ना करे। कहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन पे। क्यों, हम लोग बेटा जिस लाइट को फॉल कराते हैं कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो जो लाइट होता है वो हमारा विजिबल रेंज पे लाइक करता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन्हीं में से किसी लाइट को हम लोग स्ट्राइक कराते हैं ना, इन्हीं में से, या फिर व्हाइट लाइट को स्ट्राइक कराएंगे, या फिर किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को स्ट्राइक कराएंगे। यही काम करते हैं ना हम लोग, हाँ सर यही काम करते हो आप तो यही काम करते हो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर हमारे पास वो मेटल है जिसकी एनर्जी विबग्योर में प्रेजेंट सभी लाइट से अधिक हो गया,
हमारे पास वो मेटल है जिसके लिए वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वेव की ओर में प्रेजेंट सभी लाइट से अगर अधिक हो गया तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा क्या? सर नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से हम लोग इस पॉइंट को लिख दिया कि ओनली दोज मेटल विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच हैज लो वर्क फंक्शन। वही मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगली बात देखो कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो एनर्जी भी तो अधिक होगा। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। हमें तो ये पता है ना कि E इक्वल टू एच न्यू होता है। हाँ पता है सर, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है इसका मतलब एनर्जी भी अधिक होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इस वजह से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी हमको रिक्वायर्ड होती है। और उससे एक फायदा और हो जाता है कि अगर एनर्जी अधिक हो गई तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी भी बाहर आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या कहता है ये कि फॉर अ गिवन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम, ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मींस व्हिच डू नॉट फेस एनी कोलिजन विथ एनी एटम और एनी इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस बात को समझाता हूं, क्या करता हूं, इस बात को समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास ये मेटल है, सपोज करो हमारे पास ये मेटल है, हाँ सर है। इस मेटल में इस तरह से एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे सर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर एक लाइट सोर्स लगा दिया। क्या है ये? लाइट सोर्स है। ये क्या है? लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे होंगे, इस लाइट सोर्स से बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे होंगे, ठीक है, हाँ सर। इस लाइट सोर्स से बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे होंगे। अब बताओ मुझे कि ये जो फोटोन निकला इस इलेक्ट्रॉन पर टकराया, हाँ सर। फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे टकराया, फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बाहर आ गया। लेकिन सिमिलरली यहां पर भी फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट बाहर आ गया, ठीक बात है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि जब फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इस एटम से कोलाइड कर जाए, या इस एटम से कोलाइड कर जाए, या इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए, हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, जब ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी? सर बिल्कुल हो जाएगी। और अगर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन इनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा क्या? इनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा क्या? सर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बेटा ये बिना कोलिजन के डायरेक्ट मेटल से बाहर आ गए, इस वजह से इनके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं आएगा। तो जो इनका काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? मैक्स होगा। क्या होगा? मैक्स होगा। इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसके लिए भी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा मैक्स, ठीक है। लेकिन इन सबका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो क्या आप ये बात को समझ पाए कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं जरूरी नहीं है कि उन सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कोलिजन करके आए हों, तो वो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी कोलिजन नहीं किए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन कर गए या किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा गए उनकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। तो क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया होगा। आसान सी बातें थी। एक बात को और समझो बेटा, एक बात को और समझो। सर क्या है वो बात? बेटा वो बात ये है, वो बात ये है कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या बोला? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सर ये बात कैसे बोल दिया आपने? मैं समझाता हूं ये बात कैसे बोल दिया। इसी डायग्राम से समझो कि मान लो यहां पे मैंने 10 फोटोन स्ट्राइक करवाया मेटल सरफेस पे, मैंने मेटल सरफेस पर 10 फोटोन स्ट्राइक करवाया, मैंने मेटल सरफेस पे 10 फोटॉन्स को स्ट्राइक करवाया। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेटल से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। सर क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा हो या इसके भी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा हो। मान लो कि फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गया, जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा पूरा चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन आएगा, फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, बाहर निकलेगा, इस एटम से टकरा गया। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी इसी एटम को दे दे और यहीं पर अटक जाए।
बात को मान लिया कि फोटोन यहां से आया, इस इलेक्ट्रॉन पर टकराया, तो फोटोन क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मैंने मान लिया, लेकिन हो सकता है कि वो इस एटम से टकरा जाए। अब इस एटम से टकराने के बाद दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी इस एटम को लूज कर दे। अब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी पूरी एनर्जी इस एटम को लूज कर दिया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो इसी एटम में फंस के रह गया ना। हाँ सर, यानी कि अगर 10 फोटोन मान लो हम लोगों ने स्ट्राइक करवाया तो एक इलेक्ट्रॉन कम निकल रहा है। अब मैंने 4-5 एटम से ही ये चीज समझा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन कम निकल रहा है, लेकिन जब हमारे पास इनफाइनाइट एटम्स होंगे तो वहां से कितने कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझ में आया। यानी कि आप इस बात को हमेशा ध्यान दो कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन हमेशा दिख होगा, लेकिन नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हमेशा उनसे बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। यानी कि आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप 100 फोटोन गिरा रहे हो तो हो सकता है कि 10-15 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाए। ठीक बात है, पक्की बात है। क्या आप इन बातों को समझ पाए? तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी बातें यहां पे होती हैं खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जितने पॉइंट्स को हम लोग समझे हैं, इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को के रिगार्डिंग हम लोग ग्राफ को बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का ये वाला लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहो, पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।